ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के अंदर ये बात याद रखो कि अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं उसके ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर आप मर करिए और कोई कम्प्लिकेशन नहीं है ब्लड प्रेशर की, तो हम उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं। सही है, वट एवर हमने ट्रीटमेंट या कंसल्टेंट ने ट्रीटमेंट डिसाइड करनी है वो इस वाले ब्लड प्रेशर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। 140/90 मिलीमीटर आप मर करिए अगर डायग्नोज हुआ प्रेशर इतने ही आ रहे हैं, ठीक है, इससे बड़े हुए नहीं इतने आ रहे हैं, विदाउट कॉम्प्लिकेशन है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर पेशेंट है हमारे पास वो 130/80 मिलीमीटर आप मर करिए, इसका मतलब ये एलिवेटेड हाइपरटेंशन है विद कॉम्प्लिकेशन है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, अगर उसको एथेरोस्क्लेरोसिस है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, या किडनी के अंदर हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम लग रहे हैं जो कि हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो हम 130/80 पर भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे। सही है, इसके अलावा अगर 140/90 है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे। ये दो क्राइटेरिया सेट कर लो। सारे पेशेंट के लिए हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं कि एक्सरसाइज, सही ये एडवाइस कर रहे होते हैं कि एक्सरसाइज करें, वेट को रिड्यूस करें, स्टॉप स्मोकिंग, अगर सिगरेट पी रहे होते हैं तो उसको स्टॉप करवाना है। इसके अलावा अवॉइड साल्टी डाइट से, साल्टी डाइट को अवॉइड करवाना है। अल्कोहल कंजम्पशन अगर कर रहा होते हैं तो उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा कोकेन डाइट और हाई फैट्स डाइट की हमने अवॉइड करवानी है पेशेंट को। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हम हर एक पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं। फिर ड्रग्स के अंदर हम फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देते हैं, जिसके अंदर कैप्टोप्रिल और एसिनोप्रिल है। दो चीजें याद कर लो कि ये एंजियोएडेमा और ड्राई कफ काज कर रहा होता है। अगर पेशेंट को सीओपीडी, अस्थमा या एंजियोएडेमा हो या कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिसऑर्डर हो जिसके अंदर पेशेंट को कपिंग हो, तो हम ये अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट है ड्राई कफ। सही, इसके अलावा अगर एंजियोएडेमा हो तो उसके अंदर भी हम इसको अवॉइड करते हैं। तो दो साइड इफेक्ट इसके याद कर लो। इसके अलावा अवॉइड इन सीओपीडी, अस्थमा, इसके अलावा एंजियोएडेमा। सेकंड ड्रग्स इस फर्स्ट चॉइस के अंदर हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं जिसके अंदर वालसर्टान है और लोसर्टान है। सही है, फार्मूले तो आप लोगों ने याद कर दें और एक दो ड्रग्स के भी नाम याद रख लो। सही है, जिस तरह के केपोटिन है, नॉर्वेस्ट के, वो भी इसके नाम याद कर लो कि ये नॉर्वेस्ट के ये कौन से चैनल ब्लॉकर है, सही है, या कौन सा ड्रग्स है और इसका फार्मूला क्या है। इसके कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट नहीं होते तो ये सेफ ड्रग्स कहलाई जाती है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। थर्ड पे फिर हम आते हैं थायराइड डायरेटिक। सही है, और मोस्ट कॉमनली हम pyrazamide यानी लेसिक्स देते हैं। हेल्पफुल इन ओस्टियोप्रोसिस। सही है, ओस्टियोप्रोसिस के अंदर ये हेल्पफुल होता है। अगर पेशेंट को ओस्टियोप्रोसिस है और उसको हाइपरटेंशन भी है तो हम थायराइड डायरेटिक्स देते हैं क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाती है, इंक्रीज बढ़ा देती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके अलावा शुड बी अवॉइड इन गोटी अर्थराइटिस। ये गोटी अर्थराइटिस के अंदर हम इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, यूरिक एसिड की मिकदार को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर और ऑलरेडी गोटी अर्थराइटिस ऐसी बीमारी है जिसके अंदर यूरिक एसिड का मिकदार हमें एलिवेटेड मिलता है। फिर हम आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर इम्लोडापिन, नेपेडापाइन और विरापेमिल, ठीक, ये वाली मेडिसिन देती हैं, लेकिन इसको भी हम ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और उसके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम की कमी होती है यानी मिनरल्स की कमी होती है। फिर सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग्स के अंदर सबसे टॉप पे है बीटा ब्लॉकर जिसके अंदर मेटोप्रोलोल, कार्बिडोलोल। ठीक है, ये मेडिसिन है। कंट्रा इंडिकेशन इसकी क्या है, दो चीजें याद रखनी है कि हम डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर के अंदर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट का कंपेंसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं हुआ है। नॉर्मली जब स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर लो हो जाते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज होता है। वाइल डीएचएफ ऐसे हार्ट फेलियर है जिसके अंदर न तो कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज है और न हार्ट रेट इंक्रीज है। अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया इसका मतलब हमने कंट्रैक्टिलिटी को भी और हार्ट रेट को भी डिक्रीज कर दिया, मजीद पेशेंट खराबी की तरफ जाएगा। तो डीएचएफ के अंदर कंट्राइंडिकेशन, इसके अलावा अस्थमा के अंदर कंट्राइंडिकेशन और ब्रेडिकार्डिया के अंदर हम नहीं देंगे क्योंकि ये ब्रेडिकार्डिया काज कर रहा होता है। नेक्स्ट है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जिसके अंदर स्पाइरोलेप्टोन, सही है, जो स्पाइरोमेट के नाम से आते हैं। जब हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट पेशेंट को दे देते हैं तो क्या होता है, इसका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है, एल्डोस्टेरोन का सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना, पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाना। सही, फिर जब हम एंटागोनिस्ट दे देते हैं तो सोडियम और वाटर की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सोडियम और वाटर की जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बॉडी के अंदर वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, जब इसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अल्टीमेटली बीपी क्या होगा, डिक्रीज। इसके अलावा
ये एक और काम कर रहा होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मली ये पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है। अगर हमने इस एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे दिया और एल्डोस्टेरोन के एक्शन को हमने स्टॉप करवा दिया तो इट्स मीन के अब पोटाशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, पोटाशियम रिटेन रहेगा। सही, इसलिए शुड बी अवॉइडेड इन हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के अंदर हम इसको अवॉइड कर रहा होता है क्योंकि ये कैल्शियम की मकदार को मजीद बढ़ा देता है। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर हम फिर इस मेडिसिन पे नहीं आते, हम मिथाइल डोपा से ये जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर रहे होते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलाजाइन, नेफेडापेन और इसके अलावा लोबिटोडोल, ये सारे मेडिसिन हम देते हैं। स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेटर होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाले होते हैं। कुछ अल्फा और कुछ बीटा रिसेप्टर के ऊपर इसका एक्टिंग होते हैं, कुछ सेंट्रल एक्टिंग होते हैं। ओवरऑल इफेक्ट इसका क्या होता है कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए। इसके अलावा हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर अवॉइड करते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड की मकदार को कम कर रहा होता है, जिसको हम ओलिगो हाइड्रो इम्यूज कहते हैं। सही है, ओलिगो का मतलब होता है कम और हाइड्रो इम्यूज मीन के वो फ्लूइड कम होना। तो ओलिगो हाइड्रो इम्यूज जब हो जाते हैं, अमाउंट ऑफ इम्यूनिटिक फ्लूइड डिक्रीज हो जाते हैं तो उसके हमें पोटेंशियल साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं बर्थ डिफेक्ट के अंदर। सही जी। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन क्राइसिस, ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हाइपरटेंशन क्राइसिस, अगर पेशेंट आया और उसके ब्लड प्रेशर बीपी 220/190, सही, इनिशियली हम इसको कोई भी ड्रग्स देंगे विद इन 1 होर, ठीक है, इसके ब्लड प्रेशर को हमने 25% डिक्रीज करना है। ठीक है, सडनली नॉर्मल पे लेकर आएंगे तो मल्टीपल, ठीक है, अंडरलाइन कंडीशन डेवलप हो जाएगी। सडनली हमने पेशेंट के ब्लड प्रेशर को ड्रॉप नहीं करवाना है, वो शॉक में भी जा सकता है, वो एक्यूट किडनी इंजरी भी में भी जा सकता है। हमने इनिशियली इसके ब्लड प्रेशर को 25% डिक्रीज करना है और उसके बाद 1 to 2 डेज में 1 to 2 डेज के अंदर लेकर आने नॉर्मल ब्लड प्रेशर तक, ठीक, नॉर्मल बीपी तक। ये उसके ट्रीटमेंट के हम कहते हैं प्रोटोकॉल है कि अगर जिस भी ब्लड प्रेशर के साथ आया, अगर वो हाइपरटेंशन क्राइसिस में, चाहे अर्जेंसी है चाहे इमरजेंसी, हम दोनों को कंबाइनली नाम देते हैं हाइपरटेंशन क्राइसिस। इनिशियली जो भी ब्लड प्रेशर आया, सही है, वो अगर अर्जेंसी के साथ हुआ, याद है ना कल हमारा स्टेटमेंट, हाइपरटेंशन अर्जेंसी हम उसको कहते हैं जिसके अंदर पेशेंट की हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, हाइपरटेंशन हम उसको इमरजेंसी उसको कहते हैं जो हाइपरटेंशन भी हो और उसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो। दोनों कंडीशन के अंदर हम जब उसके इनिशियल रीडिंग ले लेते हैं तो 25% विद इन अ होर हमने डिक्रीज करवाना है और उसके बाद 1 to 2 डेज के अंदर हमने उसके बीपी को नॉर्मल तक लेकर आने, नॉर्मल टेंशन, सडनली डिक्रीज नहीं करेंगे। कौन से मेडिसिन या ड्रग्स हम इसके अंदर दे देते हैं, लोबिटोलोल, मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक, इसके अलावा सम टाइम नाइट्रोग्लिसरीन, और हाइड्रोलाजाइन। ठीक, ये मेडिसिन हम पेशेंट को दे देते हैं कि उसके ब्लड प्रेशर ड्रॉप करवाने के लिए।